तो हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन 17 अगस्त का ग्रुप डी का कर चुके हैं, जिसमें से 53-54 क्वेश्चन का हमने जीके जीएस का सॉल्यूशन किया है। इसके अलावा आप देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो भी एनालाइज मेरे पास आया है, जो भी क्वेश्चन आया है उसका एनालिसिस करेंगे, उसका आंसर जानने का कोशिश करेंगे और आप आंसर जीके जीएस का मिलाएंगे कि कौन सा कितना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट किए और कौन कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। हो सकता है कि क्वेश्चन के प्रारूप वही है, क्वेश्चन का रूप वही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हटके मेरे पास आ गया है, तो आप उससे मैचिंग, क्वेश्चन से मैचिंग खुद करके उसको समझ के और आंसर बनाने का कोशिश करेंगे। त्रुटिवश 2-4 क्वेश्चन में हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि गलतियां प्रारूप क्वेश्चन का वही लेकिन अलग यहाँ क्वेश्चन मुझे मिला है, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। ऑप्शन में कहीं भी दिया होगा, 4 ऑप्शन में साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। मैच कर लेंगे किसी भी ऑप्शन से, 4 ऑप्शन में से। संघी हिरण किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन किसी में भी दिया हुआ होगा, संघी हिरण जो पाया जाता है वह पाया जाता है मणिपुर में। संघी हिरण मणिपुर में पाया जाता है। ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। भोपाल गैस व्यापार के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड कब हुआ था यह गैस त्रासदी? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका फुल फॉर्म फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ था। मिक का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के अंतर्गत 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। ओलंपिक 2026 का आयोजन, 2026 का ओलंपिक जो होगा वह शीतकालीन ओलंपिक होगा, ध्यान रखिएगा, शीतकालीन ओलंपिक होगा। कैमा 25वां आयोजन इसका शीतकालीन ओलंपिक का होगा। क्लियर? और वह कहां होगा शीतकालीन ओलंपिक 2026 में? इटली के मिलान शहर, इटली का मिलान में आयोजित किया जाएगा। क्लियर? अब ओलंपिक 2020 जो था वह एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, 2020 में ग्रीष्मकालीन था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, जो कि कोविड-19 के चलते यह पेंडिंग कर दिया गया और यह 2021 में हुआ। कहां हुआ? 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। क्लियर? आगे, फलों के पकने के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार होती है? तो फलों को पकने के लिए, यानी पेड़ में नेचुरल रूप से पकने के लिए हम लोग इसको याद रखेंगे, एथिलीन। क्या याद रखेंगे? एथिलीन। ऑप्शन में मैच करा लीजिएगा, कहीं भी एथिलीन कोई भी ऑप्शन में दिया होगा तो आपका आंसर वही होगा, एथिलीन। लेकिन कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से कहे तो एसिटिलीन। मैच करा लीजिएगा। ऑक्टेव ट्रायोड का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ऑक्टेट नियम किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट शिफ्ट में यही ऑक्टेट नियम के अनुसार सबसे पहला तत्व और सबसे अंतिम तत्व पूछा हुआ था। यहां भी सेकेंड शिफ्ट में ऑक्टेट नंबर से पूछ दिया। तो ऑक्टेट थ्योरी जो दिया था, अष्टक नियम जिसे कहा जाता है, अष्टक नियम, पीरियोडिक टेबल बनाते समय अष्टक नियम न्यूलैंड नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों को सजाने का काम किया था। तो न्यूलैंड नामक विद्वान के द्वारा ऑक्टेट थ्योरी दिया गया था। क्लियर? मिला लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा किसमें आपका ऑप्शन था। समतल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनाया जाता है या कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और आभासी, काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल। मैच करा लीजिएगा, काल्पनिक था या आभासी था, कोई एक ऑप्शन में होगा या हो सकता है तो दोनों होगा। तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो कहा जाता है वह मोसले को कहा जाता है।
मोस्ले ने जो आवर्त सारणी बनाए परमाणु क्रमांक के आधार पर, बढ़ते क्रमांक के आधार पर सजाया था 1913 ईस्वी में, जबकि आवर्त सारणी का जनक केवल रहता, आधुनिक ना देके केवल आवर्त सारणी रहता, तो मेंडलीफ। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन, कौन सा क्वेश्चन था, आधुनिक आवर्त सारणी था कि केवल आवर्त सारणी था। आवर्त सारणी रहेगा तो मेंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी रहेगा तो मोस्ले हो जाएगा। मायोपिया रोग किससे संबंधित होता है? तो आई डिफेक्टेड रोग होता है, आई डिफेक्ट रोग होता है मायोपिया नामक रोग, जिसे हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। आगे है गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, जूट वाला बोरा देखे हैं ना, उसका रंग कैसा होता है? गोल्डन जैसा होता है, तो वह जूट होता है जिसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 39 जोड़ी के रूप में पाया जाता है, 39 जोड़ी के रूप में पाया जाता है, वही संख्या रहेगा। अगर आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि केवल संख्या है, गुणसूत्रों की संख्या है कितनी, तो कहेंगे 78 संख्या होती है, 39 जोड़ी और 78 गुणसूत्र होता है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वह इंडिया और श्रीलंका के बीच, ऑप्शन मैच करा लीजिएगा, इंडिया एंड श्रीलंका, हम केवल आंसर मिला दे रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? हाजी अली दरगाह मुंबई में स्थित है। आपका ऑप्शन ए बी सी डी में मैच कराइएगा, मुंबई में स्थित है। चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अब चॉकलेट में देखा जाए तो या चाहे तो आपको कोका चॉकलेट या डार्क चॉकलेट, अगर इस तरीका से क्वेश्चन होगा तो आप D2 मारिएगा। कोका चॉकलेट और डार्क चॉकलेट अगर कंफर्म दिया हुआ रहेगा तो D2, विटामिन D2 पाया जाता है। क्लियर? वैसे चॉकलेट में सामान्य रूप से पाया जाने वाला जो विटामिन होता है वह B2 और B6 होता है। अब किस प्रारूप में आपका क्वेश्चन वहां था वो खुद आप मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन में कैसा था, हो सकता है B2 और B6 ना देके D2 रहेगा, तो ऑप्शन आपका आंसर वही सही हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन में ये दोनों में से कोई दिया हुआ होगा तो दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो जाएगा, या फिर दोनों हो जाएगा आंसर। तो खुद आप मिला लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कैसा था। विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो विटामिन की खोज फंक नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, कैसिमीर फंक, कैसिमीर फंक के द्वारा किया गया था विटामिन की खोज। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी के बारे में देखेंगे तो इसका पूरा रूप क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल। आगे है अनुच्छेद 48 का एक किससे संबंधित होता है? तो पर्यावरण, पर्यावरण की रक्षा करने से, पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना, और सुधार करना। इसके अलावा इसी में है देश के वनों एवं, देश के वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना या रक्षा करना। क्लियर? अनुच्छेद 48 का एक में। अब ऑप्शन में देख लेंगे कि पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना था, कि देश के वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण या सुधार करने से संबंधित था, या दोनों ऑप्शन था, या केवल एक ऑप्शन था। मिलान कर लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप।
रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? अमरकंटक। अमरकंटक स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक स्थित है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 289। अनुच्छेद 289 यह किससे संबंधित है? तो किसी राज्य की संपत्ति, किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के करों से छूट देने से है। छूट देने से है। करों से छूट देने से है। क्लियर? अनुच्छेद 289 का संबंध। आगे है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, या अगला शिफ्ट में जिनका अगला डे जिनका एग्जाम होगा वो क्वेश्चन को भेजने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हम एक फुल सॉल्यूशन कर सके, उसका आंसर को देखने का प्रयास कर सके या क्वेश्चन का एनालिसिस कर सके। आगे है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन। नागेश्वरन है। आगे है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। शायद फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था, तो हल तो हम फर्स्ट शिफ्ट में भी ये कर दिए हैं कि नाम बदलकर 6 अगस्त को 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। आगे है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 ईस्वी में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। इसके अलावा कार्बन में कोषों की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन में कोषों की संख्या को देख लेंगे कि क्या गो होता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या अगर याद रहेगा तो निश्चित तौर पर कोषों की संख्या भी निकल जाएगा। तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, तो इसको लिखेंगे 2 और 4 के रूप में। तो इसमें कोष की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया, एक ये और एक ये हो गया। ऐसे लिखेंगे 1s2 और 2s, 1s2 2s4 के रूप में लिखेंगे। सॉरी 1s2 2s2 2p 2 के रूप में लिखेंगे। तो एक कोष ये और एक कोष ये, 2 कोषों की संख्या 2 हो जाता है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ जो भी है 1 2 3 4 के रूप में, तो कोषों की संख्या हो जाएगी 2। आगे है, किसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है? तो परमाणु क्रमांक नियोन का देख लेंगे कितना होता है? 10 होता है। आर्सेनिक का 33 होता है। अगर सल्फर का देखा जाए तो 16 परमाणु संख्या होता है, और फास्फोरस का होता है 15। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 33। क्लियर? 4 ओम और 6 ओम का 2 प्रतिरोध है को 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लीजिए जोड़ दीजिए। क्लियर? यहां से इसको जोड़ दीजिए और यहां से लाके इसको जोड़ दीजिए। क्लियर? यहां पे रखेंगे 4 ओम का और यहां पे 6 ओम का 2 प्रतिरोध है और 5 वोल्ट का बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। तो पहले इसको समानांतर क्रम में जोड़ लेंगे। कुछ इसी तरीका का क्वेश्चन था मेरे पास, तो इसी तरीका का क्वेश्चन आया है, तो खुद देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके पास आया था, उसको मैच करा लेंगे। लेकिन प्रारूप यही था, समानांतर क्रम में दिया हुआ था 2 प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध पहले ज्ञात कर लेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस ... के रूप में। तो यहां पर लिख लेंगे 1/r बराबर क्या निकल जाएगा? 1/4 प्लस 1/6 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 प्लस 6 दूनी 12, 5/12
12 हो जाएगा, यानी R बराबर समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 12/5 ओम का हो जाएगा। क्लियर, 12/5 ओम का हो जाएगा। चूंकि ओम के नियम से हम जानते हैं कि धारा निकालना है तो V बराबर होता है I इंटू R। तो V बराबर हमें दिया हुआ है 5 वोल्ट और I बराबर मुझे निकालना है और R बराबर दिया हुआ है 12/5। तो I बराबर क्या निकल जाएगा, इधर गुना में चल जाएगा तो 25/12 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। कुछ इसी तरीका का क्वेश्चन था। हो सकता है कि ये टर्म में, आंकड़ा में आपका कुछ इधर उधर फेरबदल हुआ होगा, लेकिन टर्म कुछ इसी प्रकार से था और इसी प्रकार का क्वेश्चन था। बाकी मैच कर लीजिएगा खुद। इसमें कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं होता है? अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण इसमें से कौन नहीं होता है? तो याद रखेंगे, मुकुलन भी अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है, विखंडन भी अलैंगिक प्रजनन का है और पुनर्जनन भी अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तो इसमें से कोई नहीं, या आपके ऑप्शन में जो लास्ट में होगा, अब इन तीनों को छोड़ के, मुकुलन, विखंडन और पुनर्जनन को छोड़ के बाकी ऑप्शन नंबर 4 में जो होगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, तो ये तीनों का तीनों है अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत। तो उदाहरण नहीं है आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब वहां ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ था वही मारेंगे, तीनों को छोड़ के आंसर मारेंगे। बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब क्लोरीन से करा दिया जाएगा तो क्या हो सकता है? करा दीजिए बुझे हुए चूने को, CaO को जब H2O, बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से करा देने के बाद CaO और H2O को तो पहले अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH के होल ट्वाइस, जिसे लाइम वाटर कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? लाइम वाटर कहा जाता है, या इसी को चूने का पानी भी कहा जाता है, या इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। हाइड्रा ऑक्साइड कहा जाता है। क्लियर, अब जब इसी को कह रहा है बूझा हुआ चूना ही हो जाता है, इसका पूरा नाम क्या है? बूझा हुआ चूना, बूझा चूना। इसको अगर यदि जो कैल्शियम क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बनेगा CaOCl2 प्लस H2O बाहर आ जाएगा। तो अंतिम उत्पाद जो बनेगा, पूछा है मुख्य उत्पाद कौन सा हो जाएगा, तो बनेगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्लियर, आप देख लीजिएगा ऑप्शन में था, कैमा नंबर को ऑप्शन में आपका था, ABCD में मिलान कर लीजिएगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी F के पद में आपको बताना है कि F के पद में क्या होता है। तो F बराबर होता है ना R का जो आपका त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, उसका आधा होता है आपका फोकस दूरी, होता है कि नहीं? ये फोकस दूरी रेडियस का आधा होता है। तो हम कह सकते हैं कि R बराबर 2F हो जाएगा। अतः आपका आंसर नंबर C हो जाएगा। वहां आपके ऑप्शन में क्या होगा जो मैच कर लीजिएगा कि ऑप्शन में A में था, B में था, C में था या D में था। अब ऐसा नहीं C में बोल दिए तो C आंसर हो जाएगा, आपका आंसर में C कुछ और तीनों में से चेंज करके होगा उसमें। तो 2F आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, कटे हुए आलू पर आयोडीन का घोल से उसका रंग नीला हो जाता है। कटे हुए आयोडीन का घोल डाल देने पर रंग गहरा नीला हो जाता है। क्लियर है, तो गहरा नीला हो जाता है तो इसके लिए क्या किया जाता है, यानी आलू पर जो आयोडीन का घोल डाला जाता है तो उसका रंग अगर गहरा नीला रंग का हो जाएगा, इसका मतलब आप कौन सा परीक्षण उसमें कर रहे हैं, तो स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं कि उसमें स्टार्च की मात्रा अगर रहेगी तब गहरा नीला रंग में बदल जाएगा। शायद फिगर भी वहां आपको दिया हुआ था, स्टूडेंट बता रहे थे, फिगर भी दिया हुआ था। तो गहरा नीला रंग का हुआ हो जाता है। क्लियर, अगर यह गहरा नीला रंग का न होके हल्का पीला रंग अगर रह गया तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च की मात्रा नहीं पाई जाती है।
तो स्टार्च का परीक्षण करना है तो आयोडीन का घोल डाल दीजिए आलू के कटे हुए भाग पर, तो गहरा नीला हो जाएगा, इसका मतलब स्टार्च टेस्ट आ जाएगा। आगे है मूत्र का निर्माण का सही क्रम क्या होता है। तो मूत्र का निर्माण जो होता है वो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि किडनी में होता है। किडनी में मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। अब उसमें होता क्या है कि किडनी में सबसे पहले फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाया जाता है, तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या पाया जाता है, जो कि हम लोग के छाननी का काम करता है। किडनी में छाननी का काम करता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको छान के बाहर कर देने का काम होता है। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन होता है, और यह फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है। तो यह फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वह नेफ्रॉन की झिल्ली के द्वारा होता है। तो इसका विशेष नाम दे दिया जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद सेक्रीशन होता है मूत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी अब ऐसा नहीं कि ये बोल दिए तो ये हो जाएगा, आपका आंसर होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहले होगा, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद सेक्रीशन होगा। आर प्रतिरोध वाले एक तार को 2 भाग में काट दिया जाता है। अब आर प्रतिरोध का एक तार है, आर प्रतिरोध का, आर रेसिस्टेंस का एक तार है, उसको 2 बराबर भाग में काट दीजिएगा। 2 बराबर भागों में काट देंगे तो क्या हो जाएगा, L/2E हो जाएगा, L/2E हो जाएगा कि नहीं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला से कि R बराबर होता है रो L बट्टा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, होता है कि नहीं होता है। तो 2 भागों में जब इसको हम बीच से काट देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये रेसिस्टेंस जो होगा वो बदल जाएगा। रेसिस्टेंस तो जो रहेगा वही इसका भी रहेगा, वही इसका भी रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा एवं तर्जनी का प्रयोग किसकी दिशा दिखाने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन हमको सॉल्यूशन कर चुके हैं कि तर्जनी जो अंगूठा और तर्जनी जो है उसको दिखाने के लिए हम लोग फिगर में इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब देखेंगे ये हो जाता है अंगूठा हमारा, ये क्या हो जाता है, अंगूठा। अंगूठा जो होता है उसमें बताए थे कि अंगूठा जो होता है वह मोशन की ओर, मोशन या थ्रस्ट और मोशन की ओर, जबकि ये जो तर्जनी होता है इसको कहा जाता है तर्जनी उंगली, और इसको मध्यमा कहा जाता है, मिडिल फिंगर कहा जाता है, मध्यमा। अब यह तर्जनी जो होता है वह तर्जनी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अगर हम रखेंगे 90 डिग्री, कहीं एक दूसरे के समानांतर रखेंगे, एक समकोणित रखेंगे, एक दूसरे के समकोण पर रखेंगे, तो तर्जनी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर रखते हैं तो यह मध्यमा को हम लोग करंट की ओर रखेंगे, करंट की ओर रखेंगे। तो होगा क्या कि अंगूठा जो हमारा होगा वह मोशन की दिशा की ओर इंगित हो जाएगा, वहीं से मोशन यानी बल, थ्रस्ट जो होगा उधर ही से लगेगा। तो अंगूठा बल की ओर, यहीं पर लिख लेंगे, अंगूठा बल की ओर लगेगा या मोशन या गति की ओर लगेगा, जबकि यह तर्जनी जो है, तर्जनी उंगली जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। आगे इसमें कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो अब उसमें ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ था, क्या ऑप्शन में दिया हुआ, तो ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण प्लस अवकरण दोनों प्रक्रिया होती है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर। तो कौन सा उदाहरण इसका नहीं है वो तो ऑप्शन में ही क्या है मैच कर लीजिएगा उसको खुद से। एक वस्तु अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। एक वस्तु को अभिसारी लेंस पर, अभिसारी लेंस का मतलब होता है
उत्तल लेंस पर रखा जाता है। U बराबर दिया हुआ है उत्तल लेंस पर -25 सेंटीमीटर के रूप में कहेंगे। V बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और आपसे पूछता है कि आवर्धन क्या होगा, तो आवर्धन यानी M बराबर होता है ना कि हाइट और नॉट, H नॉट के रूप में दोनों का बट्टा में लिखा जाता है। क्लियर। बराबर इधर को लिखते हैं -V बट्टा EU, आवर्धन को -V बट्टा EU, और V हमारा दिया हुआ है 30 माइनस के रूप में, फॉर्मूला में ही दिया हुआ है। अब इसको रखेंगे -25 के रूप में U को, ये तो कट गया, 6 पचे 30, 5 पचे 25, यानी 6:5 यानी 6/5 के रूप में हो जाएगा आवर्धन। क्लियर, आंसर 6/5 हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया से अवक्षेप बनता है, तो अवक्षेप बनने की जो प्रक्रिया होती है वह कौन सी होती है, तो अवक्षेप डबल रिप्लेसमेंट। अवक्षेप का मतलब ही होता है अघुलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ, तो डबल रिप्लेसमेंट के कारण ही अवक्षेप बनता है। आपका ऑप्शन डबल रिप्लेसमेंट हो जाएगा। आगे पादपों में गैस का आदान प्रदान हम सॉल्यूशन कर चुके हैं कि रंध्र के द्वारा पत्ती में पाया जाता है, पत्ती के रंध्र में पाया जाता है। देखेंगे इस प्रकार से अगर पत्ती है तो इसमें कई प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इसी रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज होता है, तो आपका रंध्र हो जाएगा आंसर। दर्पण में वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है, तो दर्पण में वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होती है। आपका आंसर 2f होना चाहिए। आपका ऑप्शन में कौन था, ए था, बी था, सी था या डी में था, जो भी होगा 2f आंसर होगा। आगे है, इस तरीका से फिगर बना हुआ दिया था, इस तरीका से फिगर बना हुआ दिया हुआ था जिसमें बाई अक्ष जो है, ये बाई अक्ष जो है